वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो वीडियो है तो वीडियो के लास्ट में आप क्या सीखने वाले हो, ओके, या इस वीडियो के अंदर क्या कंटेंट है और किस चीज़ में आपको हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहली बात है कि इसमें हमने देखा कि व्हाट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, इसके अगेंस्ट में मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अगेंस्ट में कौन सी ड्रग काम करती है, उसका क्लासिफिकेशन है, उसकी फार्माकोलॉजी है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसका साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, ये सब जो है इस वीडियो के अंदर गिवन है। सो गाइज, कई बार यूनिवर्सिटीज में भी क्वेश्चन उसके ऊपर आ चुका है, तो हम इसको आज जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। अब नॉर्मली हमने यहाँ पे आर्थराइटिस एक टर्म है, आर्थराइटिस के बारे में आजकल जो है वो मैक्सिमम पीपल जो है इसके बारे में जानते हैं कि आर्थराइटिस क्या होता है, ओके। फिर भी इसका यदि हम इसका बाइफर्गेशन करते हैं वर्ड्स का, तो ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट्स और लास्ट में लगा है इसमें क्या, टी आई एस, ओके। टी आई एस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो अल्टीमेटली आर्थराइटिस का मतलब होता है कि यहाँ पर जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ओके। साथ में ये रिमोटॉइड आर्थराइटिस की पूरी बात करें तो ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसीज होती है कहाँ पर, जॉइंट्स में होती है, जो कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, साइनोवियल प्रोलिफरेशन कॉज करती है, और आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है जॉइंट के ऊपर उसको डिस्टर्ब कर देती है, उसको बिल्कुल वॉश आउट कर देती है, उससे हटा देती है, ठीक है। सो बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम, ओके, ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो खुद ब खुद आगे जाकर खुद एक्टिवेट होती है और आर्टिकुलर कार्टिलेज को वहां पे डैमेज करती है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मे बी बाय मिस्टेकनली जो है बॉडी के अंदर कुछ मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये जो इम्यून सिस्टम होता है ये अटैक करता है आर्टिकुलर कार्टिलेज या जॉइंट्स के ऊपर, जहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा जो कि काफी ज्यादा पेनफुल होता है एंड इट विल कॉज द आर्थराइटिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमेटोड आर्थराइटिस होती है ये बिल्कुल धीरे धीरे जनरेट होती है, प्रोग्रेसिव है, क्रोनिक है, ओके। और आदमी को या जो पेशेंट होता है तो पेशेंट को ये बिल्कुल अपंग की तरह बना देती है, ओके, चलने फिरने बिल्कुल नहीं देती है, ओके। इसलिए इसको कहा गया है इट इज अ क्रिपलिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। नाउ इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देना दे सकते हैं, ओके। तो ट्रीटमेंट के लिए जनरली जैसे कि हम भी या कोई पेशेंट जो है नॉर्मली जब डॉक्टर के पास जाता है, या आपने भी कई सारे पेशेंट को देखा होगा जिनको क्या आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर सबसे पहले वहाँ पे सिम्टोमेटिक रिलीफ जो होता है पेन से, उसको उस वाली ड्रग जो है उसको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो एनसेड जो होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ये फर्स्ट लाइन ड्रग की कैटेगरी में आती है, ओके, जो कि उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड कराती है। अब सपोज करिए कि जॉइंट पर है और वहाँ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, राइट, तो वहाँ पर हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है ड्रग उसको वहाँ पे दे दिया, जो कि उसके पेन को कम करेगी, उसके स्वेलिंग को कम करेगी, ठीक है। तो यदि कहीं भी आपके जो है जॉइंट्स के अंदर या फिर फिंगर्स के अंदर इमोबिलिटी रहती है, मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है, स्वेलिंग आता है, ठीक है, तो दीज मे बी द सिम्टम्स फॉर दिस आर्थराइटिस, ओके, जिसमें कि हम एनसेड का यूज करते हैं। नाउ बात करेंगे कि प्रोसेस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन, किस तरह से इन्फ्लेमेशन कॉज होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो उसको हम देखते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले हमने लिखा हुआ आईजीएम। अब आईजीएम जो है ये बॉडी की क्या है, मतलब हमारे शरीर की क्या है, एंटीबॉडीज है, ठीक है। तो आईजी जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम होता है ये क्या करेगा, ये साइटोकाइनिन को रिलीज करता है, ठीक है। साइटोकाइनिन इसमें भी मेनली क्या आते हैं, टीएनएफ अल्फा और इंटरल्यूकिन 1। टीएनएफ का मतलब होता है टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, ओके। तो आईजीएम जो एंटीबॉडी है इसने क्या किया, टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा को रिलीज किया और इंटरल्यूकिन 1 को रिलीज किया। ये दोनों ही जो होते हैं ये क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल के लिए कीमोटैक्टिक होते हैं, मतलब न्यूट्रोफिल को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करते हैं। जितना ज़्यादा न्यूट्रोफिल अट्रैक्ट होगी वहाँ पे सेल उतनी ज़्यादा इन्फ्लैम्ड होगी, मतलब उतना ज़्यादा वहाँ पे सूजन आएगा, ठीक है। इसके साथ ही वहाँ जो सेल्स होती हैं वहाँ से लाइसोसोम एंजाइम को ये सिक्रीट कराता है, ठीक है। अब लाइसोसोमल एंजाइम यदि सिक्रीट होगा तो लाइसोसोम का काम क्या होता है, डैमेज करना, जो वहाँ सेल्स हैं उसको डैमेज करना। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो क्या है, कार्टिलेज है। तो उसने कार्टिलेज को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया, ओके। और जो बोन्स होती हैं तो बोन को भी ये इरोड करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि बोन की डेंसिटी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, ओके। तो
इसमें मेन जो हम ड्रग्स यूज करते हैं इसका गोल क्या होता है, ठीक है। तो मेन गोल ऑफ द ड्रग थेरेपी इन द आरए या रिमेटॉइड आर्थराइटिस, पहला सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं एनसेड का वो इसलिए यूज करते हैं ताकि जो पेन सेंसेशन है वो कम हो जाए, है ना। तो पहला हम काम करेंगे कि पेन सेंसेशन कम हो, स्वेलिंग कम हो, जॉइंट स्टिफनेस यहाँ पे कम होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज का जो डैमेज हो रहा है ना, या बोनी इरोजन हो रहा है वो ना हो, वो प्रिवेंट हो जाए। तीसरी हम बात करेंगे कि जो जॉइंट फंक्शन है वो पहले की तरह रहे और उसमें कोई भी डिफॉर्मिटीज ना आए, राइट। तो हम इन तीन गोल को लेके हमारी ड्रग को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन में मेजरली दो क्लासेस हैं। पहली है डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रिमेटिक ड्रग्स, जिसके अंदर नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल दो सब कैटेगरीज हैं। नॉन बायोलॉजिकल के अंदर पहला पॉइंट है इम्यूनोसप्रेशन का, ठीक है। इम्यूनोसप्रेशन क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखता है, ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर चल रहा है। तो इम्यूनोसप्रेसेंट में यहाँ पर मीथोट्रेक्सेट, एजिथाइप्रिन और साइक्लोस्पोरिन प्रेजेंट है। इसके अलावा इसमें सल्फा सैलिचिन या क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्लोरोक्विन एंड लेफ्लुनोमाइड, यहाँ ये ड्रग यहाँ पे प्रेजेंट है। बायोलॉजिकल की यदि बात करें तो बायोलॉजिकल में टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर्स, ठीक है, टिश्यू नेगेटिव फैक्टर अल्फा का हमको क्या चाहिए, इनहिबिटर्स चाहिए। ड्रग के नाम यहाँ पे क्या है, एटेनलसेप्ट, इन्फ्लीजिमैब, एडेलीमुमैब, ओके। सेकेंड है इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट, जिसमें एनाकिंड्रा इसमें जो ड्रग है वो यूज होती है। और उसके बाद जो सेकंड क्लास है वो एडजुवेंट ड्रग की होती है, जिसमें कि हम यूज करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर भी प्रेडनिसोलोन और कुछ अदर है जिसका हम यूज करते हैं, जिसमें कि गोल्ड एंड पेनिसिलामिन, ये एग्जैक्टली यूज किए जाते हैं किसमें, डीएमए आरडीएस के अंदर, जो पहली क्लास है हमारी, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है इसमें प्रेडनिसोलोन और दूसरी ड्रग का यूज किया जाता है, राइट। तो ये दो हो गया इसकी क्लासिफिकेशन। अब यहाँ बात करेंगे सबसे पहली जो ड्रग है दैट इज मीथोट्रेक्सेट की। मीथोट्रेक्सेट जो ड्रग होती है ये हमने इसको एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के फॉर्म में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसको, कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो इसी के साथ ये जो है काफी ओल्डेस्ट और हाईली एफिकेशियस एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है, राइट। प्राइमरली यदि इसकी बात करें तो ये एक एस फेज के अंदर, एस फेज कि इसमें जो सेल डिवीजन की डिफरेंट फेजेस होती है, जिसमें एस फेज होता है, एम फेज होता है। और जो एस फेज होता है वो स्पेसिफिकली किसके लिए होता है, डीएनए सिंथेसिस के लिए होता है, राइट। तो एस फेज के अंदर क्या करती है, ये डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। अब यदि डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट हो गया तो फर्दर जो प्रोसेस होने वाली है, जिसमें कि आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से एंजाइम बनेगा, ये सब पूरी प्रोसेस जो है यहाँ पे बंद हो जाएगी, राइट। और इसी के लिए हम रिपीटेड डोज हम लेते हैं तो हो सकता है कि बोन मैरो में टॉक्सिटी हो जाए, हो सकता है कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाए, है ना, ओके। विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कम हो जाए, राइट। तो इतनी सारी चीजें इसके साथ में हो सकती है। इसके यदि हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की यदि बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सबसे पहली बात तो यही है कि इसकी जो क्लास है वो कैसी है, डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है। मतलब कि जो डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम होता है इसको ये इनहिबिट करती है, ओके। इसी के साथ इसका जो एक्शन है वो इम्यूनो सप्रेसेंट भी है, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ये सप्रेस करती है, और बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है उसके अगेंस्ट पे भी ये काम करती है, ओके। तो ये तीनों तरह से काम कर रही है। एक तो डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर भी है, इम्यूनोसप्रेसेंट भी है, और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ओके, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर इसका क्या मैकेनिज्म है, राइट। उसका मैकेनिज्म होता है इनहिबिशन ऑफ द साइटोकाइनिन प्रोडक्शन, साइटोकाइनिन प्रोडक्शन को इनहिबिट करना। और ये जो साइटोकाइनिन था ये क्या कर रहा था, ये पर्टिकुलर कीमोटैक्सिस कर रहा था, न्यूट्रोफिल्स को अपने पास बुला रहा था। तो यदि साइटोकाइनिन नहीं होगा तो डेफिनेटली कीमोटैक्सिस नहीं होगी, न्यूट्रोफिल नहीं आएगी, राइट। और वहाँ भी किस तरह से कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। इसके साथ में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या इम्यून रिएक्शंस, ओके, इसको भी ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा इम्यूनो सप्रेसेंट है, इसलिए सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून रिएक्शन को भी ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ओके। डोज की बात करें तो उसका जो डोज है ये लो डोज पे वीकली काम करता है। 7.5 टू 15 मिलीग्राम इसका डोज होता है, काफ़ी कम डोज है, और इसी पे अपना एक्शन शो करता है, राइट। फिर बात करते हैं कि इसको काम करने के लिए कितना टाइम चाहिए, ओके।
तो इनिशियली जब इसको दिया जाता है तो 4 to 6 वीक्स के अंदर ये रैपिडली वर्क करता है और जो सिम्टम्स होते हैं उसको रिलीव करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की। तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर में हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की। तो एब्जॉर्प्शन जो है इसका वेरिएबल होता है बाय द ओरल रूट और 70% है। फूड के थ्रू ये अफेक्ट होता है कि सपोज करिए कि यदि स्टमक के अंदर फूड है तो उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा डिले हो जाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज 50%। यदि 50% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड है तो डेफिनेटली 50% ड्रग जो है वो फ्री ड्रग होगी फॉर द एक्शन। मेटाबॉलिज्म लिटिल मेटाबोलाइज्ड एंड लार्जली। ओके, तो टाइम के अकॉर्डिंग इसका मेटाबॉलिज्म चलता रहता है जिसमें कि ये पहले कम होता है फिर इसका ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है। एक्सक्रीशन अनचेंज्ड इन यूरिन, यूरिन के थ्रू इसका अनचेंज्ड एक्सक्रीशन होता रहता है। ओके, तो ये है इसके कुछ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। फिर हम बात करेंगे इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की, जिसमें हम बात करते हैं ओरल अल्सरेशन या फिर जीआई डिस्टर्बेंस की, हेपेटोटॉक्सिसिटी की, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया एंड बोन मैरो डिप्रेशन। राइट, यदि इनके साथ में या यदि ये कंडीशंस है और यदि आप एमटीएक्स लेते हैं तो इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजाथायोप्रिन ड्रग की, जो कि है आपकी प्यूरिन एंटीमेटाबोलाइट। राइट, तो एक एंजाइम होता है जिसको कहा जाता है थायोप्यूरिन मिथाइल ट्रांसफेरेज, है ना, टीपीएमटी। टीपीएमटी एंजाइम के थ्रू पहले ये ड्रग जो है मेटाबोलाइज होती है, दैट इज सिक्स मर्केप्टोप्यूरिन के अंदर, और कन्वर्ट होने के बाद में ये अपना एक्शन शो करती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एजाथोप्यूरिन जो होता है इसका जो मेटाबोलाइट होता है ये वर्क करता है, जिसका नाम है सिक्स मर्केप्टोप्यूरिन। राइट, फिर हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो एजाथायोप्रिन होता है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस करना मतलब सेलेक्टिवली ये क्या करेगा, जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम के जो टी सेल्स होते हैं, है ना, और जो नेचुरल किलर सेल्स है, राइट, टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल इनकी सप्रेस करेगा और सप्रेस करने के साथ में ये इन्फ्लेमेशन को भी सप्रेस करता है। अब ये सोचिए कि टी किलर सेल जो है या नेचुरल किलर सेल यदि ये सप्रेस हो जाती है तो डेफिनेटली वहाँ पर किस तरह से कोई भी, तो डेफिनेटली इम्यूनिटी वाली कोई भी मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगी। राइट, ड्रॉबैक क्या है इसके? ड्रॉबैक है इसका स्मॉलर परसेंटेज ऑफ सक्सेस रेट ऑफ द ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके लेने पे जो इसका जो सक्सेस रेट है ट्रीटमेंट का वो काफ़ी कम है। ओके, इसलिए इसको कम या लेस कॉमनली इसको यूज किया जाता है। फिर देखते हैं इसके यूज़ के बारे में। यूज़ है इसका कि इसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ में यूज़ करते हैं और ये स्टेरॉइड स्पेरिंग इफेक्ट शो करता है। और एजाथायोप्रिन की जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं इसके अंदर बोन मैरो डिप्रेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस का होना, इन्फेक्शन का होना या लिम्फोमास, फीवर, रैशेस एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी का होना, ये इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के अंडर में आता है। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द एजाथायोप्रिन, और जो कि एक एंटी मेटाबोलाइट है। फिर हम बात करेंगे सल्फा सैलिजिन की। तो सल्फा सैलिजिन जो होता है ये कंपाउंड है किसका, सल्फा पायरिडीन और 5 एमिनो सैलिसिलिक एसिड का। ठीक है, और इसका जो बेसिकली यूज किया जाता है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में किया जाता है। तो सल्फा सैलिजिन, है ना, सल्फा सैलिजिन मतलब यहाँ पे क्या होगा, कुछ सल्फोनामाइड होगा और साथ में सैलिसिलिक एसिड होगा, नाम से क्लियर है। तो सल्फा पायरिडीन और 5 एमिनो सैलिसिलिक एसिड से मिलकर ये बना हुआ है, इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। राइट, फिर हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो सल्फा पायरिडीन जो होता है ये बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू स्प्लिट आउट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है या मेटाबोलाइट हो जाता है। राइट, और इसका जो एक्टिव कंपाउंड होता है वो सिस्टमेटिकली अब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, जैसे ही सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब होता है ये अंदर जाके सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल्स या सुपर ऑक्साइड रेडिकल को ये जनरेट करता है और साइटोकाइनिन लिबरेशन को सप्रेस कर देता है। अगेन यहाँ पे यही कहना चाहिए कि सब साइटोकाइनिन सेपरेशन जब होता है तो अगेन कीमोटैक्सिस यहाँ पे नहीं होगी, न्यूट्रोफिल नहीं आएगी, किस तरह का कोई भी इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि पहले ये अपने मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है और मेटाबोलाइट क्या करता है, सुपर ऑक्साइड रेडिकल को प्रोड्यूस करता है जो कि साइटोकाइनिन लिबरेशन को सप्रेस करेगा। ओके, यूज की बात करें तो सेकेंड लाइन ड्रग इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर सेकेंड लाइन ड्रग्स का यूज किया जाता है और इसके जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है वो है न्यूट्रोपीनिया, ओके, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और हेपेटाइटिस। जहाँ भी हम पीनिया की बात कर रहे हैं दैट इज PENIA, पीनिया का मतलब होता है कम होना। ओके,
पहला न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोफिल का कम होना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट्स का कम होना। ओके, so these are the ADR of the सल्फासाइलेजिन। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी ड्रग है क्लोरोक्वीन एंड हाइड्रोक्लोरोक्वीन। दोनों ही ड्रग, क्लोरोक्वीन की बात करें या फिर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की बात करें, दोनों ही एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है। ठीक है, तो 50% जो पेशेंट है रिमेटॉइड आर्थराइटिस के, उसके अंदर ये रिमिशन का काम करती है। साथ में इसकी जो टॉक्सिटी है वो काफ़ी कम है, इसकी एफिकेसी भी कम है, इसलिए जो कभी बोनी इरोजन होता है ना, वो प्रिवेंट नहीं होता इसके थ्रू। ओके, इसको अपना काम करने के लिए ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है इसका वो 3 to 6 मंथ होता है, मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये चलती है और उस ड्यूरेशन में अपना वर्क प्रेजेंट करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की यदि हम बात करें तो ये जो टी लिम्फोसाइट का जो रिस्पॉन्स होता है ना, कोई भी जो माइटोजेंस आते हैं उसके लिए जो टी लिम्फोसाइट बॉडी में हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको सप्रेस करती है। ठीक है, इसके अलावा ल्यूकोसाइट की कीमोटैक्सिस को डिक्रीज करती है, क्योंकि अगेन हम वही कहेंगे कि साइटोकाइनिन के बाद में जो वहाँ पे न्यूट्रोफिल से डब्ल्यूबीसी जाती है जिसके थ्रू इन्फ्लेमेशन कॉज होता है, उसको भी ल्यूकोसाइट को डिक्रीज करेगी। ओके, लाइसोसोमल एंजाइम को स्टेबलाइज करती है, साथ में फ्री रेडिकल को ट्रैप करती है। बॉडी के अंदर जितने ज़्यादा फ्री रेडिकल्स होंगे वो बॉडी के लिए उतने ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग एक्शन भी ये शो करता है। ठीक है, उसको हटाने का काम करता है। नेक्स्ट, एक्यूमुलेट इन द टिश्यू। तो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए क्या करता है, टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, और कोई भी चीज़ यदि इस तरह से लॉन्ग टाइम के लिए टिश्यू के अंदर स्टिमुलेट मतलब होती है प्रेजेंट वहाँ पर, तो टॉक्सिसिटी कॉज करती है। ठीक है, कौन सी टॉक्सिसिटी है, रेटिनल एंड कॉर्नियल ओपेसिटी कॉज करेगा, है ना। रेटिना के अंदर और जो कॉर्निया है उसके अंदर ओपेसिटी को ये प्रोड्यूस करेगा, राइट। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की बात करते हैं जिसमें कि रैशेस का होना, ग्रेइंग ऑफ हेयर या लॉस हो जाना, मायोपैथी का होना, न्यूरोपैथी का होना, ये सभी इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस पे हैं। सो गाइस, दिस इज अबाउट द एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। होप सो कि यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। एंड इसका कभी कभी क्वेश्चंस भी इसके अंदर आता है, ओके, पूछा जाता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर, शॉर्ट नोट्स में आता है, तो गाइस को अच्छे से पढ़िएगा। ओके, सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।